अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इफ़त नवेद। दीप जलते रहे 12वीं किस्त पेश खिदमत है। एक बार फिर याद दिलाती चलूँ कि अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली अक़सात का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत शुक्रिया। तीसरे दिन हॉस्पिटल पहुँचे। अहमद को यासीन सहारा देकर ला रहा था। अहमद दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। भाभी, आपके कहने पर मैंने तबीयत साफ करा दी। सारे कसबल निकल गए हैं इनके। यासीन ने क़हक़हा लगाया और दफ़ा हो गया। अहमद ने चौंक कर मुझे शिकायती नज़रों से देखा। कुछ कहना चाहा लेकिन नक़ाहत की वजह से बोल न सके। ग़िज़ा का ख्याल रखे बगैर उन्हें हाई डोज दिए जा रहे थे, शायद इसीलिए ये हाल था उनका। डॉक्टर अयाज के पास पहुंची। कुछ मरीजों से फारिग हुए तो हमने उन्हें अपना फ़ैसला सुना दिया कि अब हम उन्हें हॉस्पिटल में नहीं रखेंगे। डॉक्टर ने हमें लाख समझाने की कोशिश की कि अभी वो इस पोजीशन में नहीं कि फैमिली में रह सके। कम से कम 4 दिन और उनका रुकना ज़रूरी है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक हैं। अगर यहाँ रहे तो ज़िंदा ना रह सकेंगे। बीबी, ऐसे मरीज़ हमदर्दी लेने और बाहर निकलने के लिए बहुत कुछ मनगढ़ंत कहते हैं। इन्हें अस्पताल से ले जाना रिस्क है। मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। आप प्लीज़ इनका डिस्चार्ज लेटर बना दें। मैं इनका बिल अदा करके आती हूँ। बिल पे मत कीजिएगा, डॉक्टर अयाज ने आहिस्ता से कहा। आप इन्हें ले जाइए, मैं लेटर लिख रहा हूँ। डॉक्टर अयाज का ये एहसान मुझ पर ताज़िंदगी रहेगा, क्योंकि फिर इन पैसों से ही उनके लिए ताज़ा जूस, फलों और सेहत बख्श ग़िज़ाओं का इंतज़ाम हो सका। 10 दिन बाद रशी भी वापस आ गया, काला सूखा होकर। गले लगाया और अपने आप से अहद कर लिया कि अब तकदीर की तरफ से कोई सरप्राइज़ आजमाइश हुई भी तो सब मिलकर इसका सामना करेंगे। अब कोई कहीं नहीं जाएगा। होना तो नहीं चाहिए, पर हमारे माशरे में मुजर्रिद मर्द हो या औरत, इसके साथ मुआशरा बड़ी बेहिसी का मुजाहरा करता है। लेकिन अगर कोई शख्स बीवी बच्चों वाला हो तो हमदर्दियाँ दुगनी हो जाती हैं। कराची के अदबी हलकों में आम तौर पर और इनके दोस्तों में ख़ास तौर पर इनके नर्वस ब्रेकडाउन और अस्पताल में दाखिल होने की खबर फैल चुकी थी। हम जिस महल्ले में रहते थे वहाँ का पता मालूम करके आना खासा मुश्किल था, लेकिन कोई न कोई हमदर्द पूछते पाछते आ ही जाता था। एक रोज़ दरवाज़ा बजा। ये औजे कमाल थे। उन्होंने अहमद का अपने रिसाले के लिए इंटरव्यू लिया और अहमद को गोशाए गुमनामी से निकालने के लिए बराह रास्त यूं जतन किए कि उनका नाम मुशायरों में लिखवाते, उन्हें मुशायरे पढ़वाते और घर छोड़कर भी जाते। अहमद अब बिल्कुल सेहतमंद हो चुके थे। पुजमुर्दगी और उदासी गायब हो चुकी थी। इसकी जगह अब एक नॉर्मल वहशत ने ले ली थी, वैसी ही जो मगरिब से ज़रा पहले सबको हुआ करती है। वहशतें बदरूहों की तरह चिमटने लगती हैं। जैसे जैसे अंधेरा रोशनी पर गालिब आने लगता है, मर्दों की अक्सरियत बाहर का रुख करती है। नमाजी मस्जिद का, कंगले किसी डेरे का, मन चले घर के बाहर किसी ठैया का, बेफिक्रे पठान के होटल का, और ख़वातीन अपने मिजाजी खुदा की भूख को ध्यान में रख कर जानमाज पर बैठी, किचन में चूल्हे पर रखी देगची पर नज़रें गाड़े तनवीमी अंदाज से रुकू और सजूद तस्बीह जाने किस बात पर इस्तग़फ़ार करती जानमाज के साथ सारी वहशतों को लपेट रखती हैं। स्कूल में नए सेशन का आगाज़ हो गया। बाजी ने कहा, अब वो रामिश को नहीं रखेंगी। हमें चाहिए कि हम अहमद को नौकरी के लिए कहें या रामिश को वो अपने पास रखने के लिए सही से संभालने की जिम्मेदारी लें। उनका कहना था, जिम्मेदारी डालोगी तो आएगी ना।
बाजी ने यकीनन ये बात हमारी हमदर्दी में कही थी। देख रही थी कि ये मशक्क़त कितनी भारी है, क्योंकि अपने घर से बाजी के घर का खासा फासला था। बाजी के घर रामिश को छोड़कर फिर उल्टे कदमों उससे ज़्यादा फासला तय करके स्कूल पहुंचना। उनका कहना था कि कम से कम अहमद ही रामिश को छोड़ने आ जाया करें, लेकिन अहमद नवेद अपनी हसास तबीयत और नाजुक मिजाजी, नातवानी और कमज़ोर दिल की वजह से मजबूर थे। और बाजी अपनी नादानी में समझ नहीं रही थी कि वो सुबह सुबह अपने दोस्तों और मद्दाहों की तकरीम व तौसीफ़ और कलाम की दादो तहसीन के पर लगाए 7वें आसमान से परवास करके जाने किस आलम में लौटते थे। थकन और नींद से बेचारों का बुरा हाल होता था। ऐसे में खुद अपने लिए पानी पीना और रोटी निकालना भी जोखम था, ना कि वो रामिश को संभालने जैसा तूफ़ानी काम करते। कि एक मद्दाह जो हमारे कज़न भी हैं, हमारे मुंह पर इनसे यहाँ तक कह दिया कि अगर ऐसा अजीम शायर सुबह शाम तुम्हें मारे तो ये भी तुम्हारे लिए बाइसे फ़ख्र होना चाहिए। कुछ मद्दाह यूं कहते, भाभी आप बड़ी खुशनसीब हैं कि ऐसा बड़ा शायर आपकी ज़िंदगी में है। कुछ कहते, भाभी आपने तो दुनिया ही में जन्नत कमा ली है। अहमद हमें मुस्कुरा कर देखते और हमारी गर्दन फ़ख्र से अकड़ जाती। तब हकीर बदशक्ल बीवी क्यों ना अपनी किस्मत पर नाज करे। हसीन शौहर अजीम शायर से कहे कि ना आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, हम रामिश को कुछ दिनों के लिए खैरपुर छोड़ आएंगे। ये भी मुतमईन हो गए। खचाड़ा बस में सवार हुए और रामिश को अम्मी और बहनों के हवाले करके खचाड़ा जहन के साथ वापस रवाना हुए। अहमद रास्ते भर सिगरेट फूंकते रहे और बच्चे की जुदाई के दर्द को कम करने के लिए कायनात के आफाकी मसाइल और बूदो नबूद में उलझे रहे। और हम रशी को मुतमईन करने की कोशिश करते रहे कि रामिश बिल्कुल नहीं रो रहा होगा, बल्कि वो तो बहुत मज़े में होगा। निदा खाला, शाजी खाला, बबली खाला, कामी मामू और नानू, इतने सारे लोग उसका इतना सारा ख्याल रख रहे होंगे। उसे आइसक्रीम भी मिलेगी और चॉकलेट भी, और वो वहाँ कार्टून भी देखेगा। फिर बाकी रास्ता रशी को ये जवाब देने में कट गया कि हम टीवी कब लेंगे। बेदिली अब तो ये पूछती ही नहीं, दिल के ये चाक किस दिन सिए जाएंगे। जिंदगी फिर उसी ढप पर चलने लगी। अब घर में 3 अफराद थे। रामिश के बगैर गोद, बिस्तर और घर का कोना कोना सूना हो गया था। जिंदगी इसी का नाम है, सीने में धड़कता दिल आर्जी या लंबी जुदाई से बेगरज एक ही लय में सांसों को नगमा हयात सुनाता रहता है। मध्यम सुरों में ये गीत किसी को मस्त, किसी को सरशार, किसी को बोझल, किसी को गिरा, किसी को बेजार और किसी पर बार गुजरता है। लेकिन खाक हुए बिना इसकी खामोशी मुमकिन नहीं। जब जिंदगी के लाले पड़े हों तो आंगन में बच्चे की किलकारियों से ज़्यादा उसकी ज़िंदगी की चाहत सबसे बड़ा मकसद बन जाती है। कितनी माँओं ने अपने बच्चों को उनकी ज़िंदगी की उम्मीद में उन्हें खुद से हमेशा के लिए जुदा कर दिया। दिल को तसल्ली देते थे कि हम जिंदा हैं, वरना बच्चों की माएँ मर भी तो जाती हैं। 40 दिन ही तो रामिश के बगैर गुजारने हैं। फिर 2 माह की गर्मियों की छुट्टियों में वो हमारे पास होगा। उसके बाद यकीनन कोई सबील निकल आएगी। मगर स्कूल का तख्ता स्याह बच्चों के लिए तख्ता मश्क बन चुका था। किसी मजनू के चाकी गरीबा की तरह हमारा चौक से लिखा भी बेरब्त होता। रामिश के बगैर जहन की यकसुई ख़त्म हो गई थी। मिजाज चिड़चिड़ा हो गया था। अब अहमद की नाज बर्दारियों से जी उकता चुका था। दूसरी तरफ उनकी भरपूर शख्सियत, जानदार शायरी और मुशायरे में उनके पढ़ने का खूबसूरत अंदाज उनके मद्दाहों में इजाफे का बाइस बन रहा था। ख़वातीन की तवज्जो भी हासिल थी। खूबसूरत शायरात इसलाह लेने लगी थी।
اس سب کے ساتھ معاشی حالات جوں کے توں تھے۔ تنگ دستی اور شاعری تو باہم چل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بیوی بچوں کو ہی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی ضروریات کو مزید محدود کرنا پڑتا ہے۔ فکر کی گہرائی میں ڈوبا شاعر ایشٹرے میں جمع ٹوٹوں کی تعداد اور اشعار کو ہم پلہ کرتا رہتا ہے، اور بیوی اس کی بھری ایشٹرے کو خالی اور خالی پیٹ کو بھرنے جیسے احمقانہ کاموں کی فکر میں جتی رہتی ہے۔ اور شاعر شہرت عزت کمانے کی دھن میں مصروف۔ کسی خاتون سے تعریف کے 2 بول سننے کو مل جائیں تو خود ساختہ عشق کی کیفیت تاریک کر کے غزل کی آبیاری کرنا، اور اس کیفیت میں ایسے اشعار کہنا جسے ہر عاشق اپنے دل کی آواز سمجھے، اور کوئی ایک فارغ مداح اپنا وقت بتانے کو شاعر کا دامن پکڑ کر داد و تحسین کے ڈونگرے برسا کر شاعر کے لیے دنیا کا واحد زیرک، سمجھدار، معتبر اور اعلیٰ ذوق کا حامل قرار پائے۔ ایسا ایک کل وقتی مداح، ایک فرضی یا اصلی محبوبہ اور سگریٹ شاعر کی زندگی میں شلوار کے ہزاربند کی طرح لازم ہے۔ ایسے میں ہمارے پانی خود پی لیں، روٹی خود نکال لیں، کپڑے خود استری کر لیں، پین خود ڈھونڈ لیں جیسے الفاظ انتہائی بد زبانی میں شمار ہونے لگے۔ ذہنی امراض کے ہاسپٹل میں یاسین کا یہ کہنا کہ ہمارے کہنے پر انہیں زد و کوب کیا گیا تھا، اس کو وجہ بنا کر چیخ پکار اور تشدد معمول ہو گیا۔